बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अहमद रज़ा मीर। सर मेरी ये वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग यानी कैफ1 के स्टूडेंट्स के लिए है। हम आज बैठे हैं, फ्राइडे की शाम है और इंशाल्लाह मंडे को हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का पेपर है। ये वीडियो बिलखुसूस अगले 2 दिन में चीज़ों को कैसे समेटना है, रिविज़न कैसे करनी है, प्लस एग्ज़ाम वाले दिन आपने पेपर को कैसे अप्रोच करना है, पहले घंटे में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपने क्या करना है। ये कंप्लीट गाइडेंस वीडियो है। इट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ख़ास तौर पे रिवीजन की एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी। ठीक है, सबसे पहले पेपर के पैटर्न पे बात करें। इस पे हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। हमारे पास सर पेपर में 2 सेक्शंस होंगे। हमारे पास सेक्शन ए वैसे तो 45 से 55 मार्क्स का है, लेकिन हिस्टोरिकली 50 नंबर तक का जो है वो एग्जामिनर यहाँ से 10 MCQs पूछता है या 10 मार्क्स के MCQs पूछता है शुड आई से, और 5 छोटे क्वेश्चंस पूछता है 40 नंबर के, जिसमें कोई क्वेश्चन 10 नंबर का भी हो सकता है, 8 नंबर का भी हो सकता है, 7 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे 10 नंबर से ऊपर नहीं होता। तो 5 छोटे क्वेश्चंस, 1 MCQs का क्वेश्चन। सेक्शन बी भी लगभग 50 मार्क्स का होता है और इस 50 मार्क्स में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस 50 नंबर एक तरफ हो गए, 5 शॉर्ट और 1 MCQs 50 नंबर एक तरफ हो गया। टोटल 100 नंबर का पेपर हो गया। अच्छा जी, हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक्स को दिया हुआ है T1 लेवल। T1 लेवल टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स कम है, तो ये मैक्सिमम 8 नंबर तक के लिए टेस्ट हो सकता है। ठीक है, जिसके मैक्सिमम नंबर जो है वो टेस्टिंग के कितने जी, 8 मार्क्स। फिर हमारे पास सर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो T2 हैं। T2 का मतलब है सर इस पे मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल टेस्ट हो सकता है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, अगर आपने कोई टॉपिक ये छोड़ के ये सोच के छोड़ दिया कि यार ये 8 नंबर का है, इससे तो जो है वो छोटे सवाल ही आएंगे और एक आध छोटा सवाल अगर मिस भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, गलत बात है। हिस्टोरिकली ICAP के एग्जामिनर ने IAS 23, IAS 20, IAS 36 ये सारे 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन आम तौर पे उठा के IAS 16 के बड़े क्वेश्चंस में डाल के आ जाता है और वो बड़ा क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अनलेस कि आप उस 8 नंबर के पोर्शन को तरीके और ढंग से देख लें। तो खुदारा कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा इस आसरे पे कि यार ये तो 8 नंबर का मैं छोड़ के जा रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने आपको ये बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम बात कर लेते हैं रिवीजन सीक्वेंस और रिवीजन स्ट्रेटजी पे। देखिए आपके पास आज शाम है, ठीक है जी, फिर आपके पास हफ्ते का दिन है और इतवार का दिन है। ये 2.25 दिन आपके पास हैं रिवीजन करने के लिए। आपने इन 2.25 दिनों में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, एक सोर्स अपने पास रखनी है और वो है आपका क्लास का रजिस्टर। आपने क्लास रजिस्टर अपने सामने रखना है, आपने एक एक करके टॉपिक उठाने, ठीक है, आपने उसके कॉन्सेप्ट्स देखते जाने। कुछ सवालात छोटे मोटे होंगे वो सॉल्व करने, कुछ बड़े सवालात आएंगे जिसमें आपको लगे कि हाँ यार जब मैं इसको सॉल्व करा था मुझे चैलेंज मिला था, वो आप दोबारा सॉल्व कर लें। ठीक है जी, हाथ चलाते रहें, कैलकुलेटर चलाते रहें। ऑडिटर नहीं बनना है सवाल का कि अच्छा ये भी आता है ये भी आता नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है जी, आपने कुछ सवालात उठाने हैं, डिटेल में सॉल्व करने हैं। बाकी आप सर कुछ ऐसे सवालात होंगे आपने शुरू किए, 2-3 स्टेप्स किए, आपने कहा यार आगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है, सोल्यूशन देख के आगे बढ़ जाए। लेकिन कुछ सवालात हर टॉपिक में मजबूत तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, अब सीक्वेंस क्या रखें आप सबसे पहले एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स कवर कर लें। आप सबसे पहले उठाएं सर IAS 20, फिर आप उठाएं जी IAS 40, फिर आप उठाएं जी IAS 36, फिर आप उठाएं जी IAS 23, ठीक है जी, फिर आप उठाएं जी IAS 16, ठीक है जी, उसमें इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर आप उठाएं जी IAS 41 यानी बायोलॉजिकल एसेट्स। ये एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप पहले निपटा दें। ठीक है जी, फिर आप कैश फ्लोज का टॉपिक उठाएं, फिर रेशियोज का टॉपिक उठाएं और सबसे आखिर में आपने NPO का टॉपिक उठाना है। ठीक है जी, अब NPO के टॉपिक में कुछ सवालात आपने करने और कुछ आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स का मतलब यह है जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, ठीक है जी, जैसे इवेंट से जो मिलने वाला रेवेन्यू है, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अगर कैंटीन वगैरह हम चला रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम है, ठीक है जी, जैसे ज्वाइनिंग फी वगैरह है। सर ये अलग अलग आइसोलेटेड टॉपिक्स हैं, आपने इनको अलग अलग जो है वो कवर कर लेना है, इनके कॉन्सेप्ट्स अपने पास ग्रास्प करके लिख देने, कुछ लंबे सवालात आपने सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, ये क्लास का रजिस्टर है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है जी, जो कि उसूलन होना चाहिए, मैं आपको रिवीजन की एक लिस्ट दे रहा हूं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने पास्ट पेपर्स में से पिक किए हैं, ठीक है जी, वो कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है जी, अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड से मैंने 5-6 सवाल पिक किए हैं, कुछ से 2-3 पिक किए हैं, कुछ से 4 पिक किए हैं। आपने ये तकरीबन 25 से 30 के करीब सवालात हैं,
ये मैं लिस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, हर एक के आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि इसमें है क्या। ठीक है जी, ये आपने सारे के सारे सवालात करने हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो इसमें से भी आधे पौने भी कर लिए और क्लास का रजिस्टर आपने घुमा लिया तो मोर देन इनफ है। अच्छा, इन द मीन वाइल आपने करना यह है कि जब आपकी सारी तैयारी हो गई या आपको लगता है कि जी आपने तैयारी कर ली है, तो इन 2.5 दिनों में कोई 2 घंटे का एक स्लॉट आपने निकालना है और इन 2 घंटे के स्लॉट में आपने ये 200 टॉप एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं जिससे पूरा सिलेबस आपकी नजरों के सामने से घूम जाएगा। ओनली इफ टाइम अलाउस। ठीक है जी, अगर टाइम अलाउ करता है ये 200 एमसीक्यूज तब करना। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसी वीडियो के साथ जो है ना वो 100 एमसीक्यूज की भी एक लिस्ट शेयर कर दूंगा। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो 200 की जगह 100 भी कर सकता है, लेकिन उससे उसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा कोर्स उसकी नजरों के सामने तो घूम जाएगा। ठीक है जी। तो अगेन मैं दोबारा आऊंगा, क्लास रजिस्टर उठाना है, एक एक करके टॉपिक कवर करते जाने हैं, लिस्ट वाले सवाल साथ साथ कवर करते जाने हैं। एमसीक्यूज मैंने मिक्स रखे हुए, तो एमसीक्यूज जब टाइम मिले तो तब देख लेना। सर मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या मैं रिवीजन लिस्ट और ये वाली लिस्ट छोड़ के जा सकता हूं? बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो। क्लास का रजिस्टर मत छोड़ना, क्लास का रजिस्टर मुकम्मल करना है। याद रहेगा मेरे बच्चों, क्लास का रजिस्टर फॉरमोस्ट। ठीक है जी। उसके बाद ये रिवीजन लिस्ट जिसके अंदर तकरीबन 25-30 क्वेश्चन हैं, ये आधे भी कर लिए तो बहुत है। और सर इन एमसीक्यूज को उठा के सॉल्व करोगे तो पूरा कोर्स हमारी नजरों के सामने से घूम जाएगा। ये 200 एमसीक्यूज हार्डली 2 घंटे लेंगे, लेकिन इन 2 घंटों में आपका रिवीजन मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसा है मेरे बच्चों। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कुछ की टॉपिक्स के ऊपर। की टॉपिक्स का मतलब है हर टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ की एरियाज बताऊंगा। रिवीजन करते हुए उनको जरा ज्यादा फोकस कर लेना, उन पे जरा ज्यादा काम कर लेना ताकि आपकी तैयारी ऑलराउंड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। अब मैं आपको हर टॉपिक के अंदर कुछ की एरियाज पे आपको जो है वो गाइडेंस देने जा रहा हूँ। ये एरियाज आपको ज़रूर कवर करना है अपने रिवीजन के अंदर। ठीक है जी। नंबर 1 सर, जब आप फ्रेमवर्क का रिवीजन करने बैठे ना, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, फ्रेमवर्क के अंदर 3 चीज़ों पे ज़बरदस्त तरीके से काम करना। नंबर 1 रिकग्निशन क्राइटेरिया, किसी एसेट या लायबिलिटी को कब रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी। रिकग्निशन क्राइटेरिया आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर मेजरमेंट मॉडल्स, एसेट्स को हम जो है वो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे भी रख सकते हैं, फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे भी रख सकते हैं। ठीक है जी। अमोर्टाइज कॉस्ट पे भी रख सकते हैं। एक लिस्ट है सर फ्रेमवर्क के अंदर, वो देख लीजिएगा। फिर सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है कैपिटल मेंटेनेंस का। फिजिकल कैपिटल क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, इसके ऊपर यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो भी मौजूद है, हार्डली 20 मिनट की वीडियो है। इस टॉपिक को देख के जाना मेरे प्यारे बच्चों, इससे एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। फ्रेमवर्क से एक छोटा क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। मे बी ये एमसीक्यूज के अंदर भरपूर तरीके से टेस्ट हो जाए, मे बी इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए। फाइनल अकाउंट सर, लास्ट टाइम जो है वो अच्छे नंबर का टेस्ट हुआ है, 20 नंबर का टेस्ट हुआ है सर। अगर दोबारा आया तो एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच ये कि यार इस दफ़ा नॉन प्रॉफिट यानी एनपीओज जो है उस पर सवाल आ सकता है। ठीक है जी। इस पे अगर क्वेश्चन टेस्ट हुआ, एक शॉर्ट में टेस्ट हो सकता है जिसपे एक छोटा सा पीएनएल बनाने को दे दे एग्जामिनर, या एक बैलेंस शीट बनाने को दे दे। ठीक है जी। और 4-5 एडजस्टमेंट्स ऐसी पिक कर ले जो आपके ही अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स है जो आपकी किताब में दिए। कुछ पीपी के एडजस्टमेंट्स डाल दे, कुछ बोरिंग कॉस्ट के डाल दे, कुछ IAS 40 के एडजस्टमेंट्स डाल दे। ठीक है जी। एनपीओ पे एक अच्छा लंबा तगड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट बनाने को भी आ सकती है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को भी आ सकता है। अल्लाह के वास्ते बड़े क्वेश्चन में नंबर लेना आसान होता है। इसमें से आधा क्वेश्चन तो जो है वो सर उस टॉपिक पे आ रहा होता है, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, एक्सपेंस पेएबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम अनअर्न्ड, इनकम रिसीवेबल, इस तरह की चीज़ों पे ही आ रहा होता है। तो इस पे से मार्क्स निकालना आसान होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ अगर टेस्ट होता है सर, तो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स टेस्ट हो सकता है, एंडाउमेंट फंड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, जनरल फंड, हमारे पास एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड एज अ लायबिलिटी आ रहा होता है। ठीक है जी। इस एरिया को देख लेना। और एनपीओ के अंदर जो स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, जैसे इन्वेंट्री है, लास्ट टाइम टेस्ट भी हो चुका है, इम्पेयरमेंट है, एसेट्स की, इनकम की सोर्सेज हैं सर, हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, ज्वाइनिंग फ़ी है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी है, सर हमारे पास इवेंट से जो आने वाली इनकम है, कब हम उसको जो है वो ग्रॉस इनकम रिकॉर्ड करते हैं, कब नेट इनकम रिकॉर्ड करते हैं, इस पे हमने डिटेल में काम किया हुआ है, अल्लाह के वास्ते उसको देख लीजिएगा। अच्छा, जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देखने बैठे ना, इस पर लास्ट टाइम अच्छा लंबा क्वेश्चन आ चुका है। चांसेज हैं कि सर इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट हो, और शॉर्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इस तरह टेस्ट हो सकता है कि वो एक सवाल दे दे सर, उसमें एक ही साल का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछ ले, जिसमें कुछ जो है वो ट्रांजैक्शन डाल दे शेयर होल्डर्स के साथ, एक आध एरर डाल दे, या एक आध चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का हिसाब किताब डाल दे। ठीक है जी।
IAS 8 पे एक छोटा क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि सर IAS 8 में एरर्स और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ 4-5 चीज़ें उसमें देख के जाइएगा। एसेट कैपिटलाइज करना था, नहीं किया, नहीं करना था, कर दिया। IP को PP ट्रीट कर लिया, IP फेयर वैल्यू पे थी, PP कॉस्ट मॉडल पे था, ये इस तरह की चीज़ें देख लीजिएगा। स्विच देख लीजिएगा, सर आप इन्वेंट्री को फीफो से वेटेड एवरेज पर ला रहे हो, IP को जो है वो आप जो है वो कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर आ रहे हो। याद रखिएगा फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे नहीं आ सकते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। फिर चेंज इन एस्टिमेट्स में हमने सर बैड डेट्स को देखा है, इस तरह की चीज़ें आप देख लीजिएगा। IAS 8 पे एक अच्छा 8 से 9 नंबर का 10 नंबर का सवाल बन के आ सकता है। कैश फ्लोज इस दफ़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड दोनों पे 3-4 सवाल मैंने लिस्ट में दिए हुए, वो ज़रूर सॉल्व करना। एक सवाल पिछले पास पेपर्स में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जिसमें उसने कैश फ्लोज बना के दिया है, गलत कैश फ्लो है, आपने उसको सही करना है। इस तरह की चीज़ भी एक देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, IAS 16 इस दफ़ा हर अटेम्प्ट की तरह एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। इस दफ़ा ज़रा इस पर नोट्स या एक्सट्रैक्ट आ सकते हैं। और लास्ट टाइम अगर हम देखें तो IAS 23 और इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ हुआ, ठीक है जी। तो IAS 16 के साथ इस दफ़ा IAS 40 का अच्छा तगड़ा नोट आ सकता है, ठीक है जी। IAS 16 के साथ IAS 20 मिला के आ सकता है। IAS 16 के साथ जो है वो 20 और इम्पेयरमेंट या 23 भी मिला के आ सकता है। और सर इसकी रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री ज़रूर देख लेना। रीवैल्यूड एसेट की एक्विजिशन, रीवैल्यूएशन, डाउनवर्ड अपवर्ड और डिस्पोजल पे सारा रीवैल्यूएशन उठा के हम रिटेनिंग में डाल देते हैं, ये ज़रूर देख लीजिएगा। IAS 23 लास्ट टाइम अच्छा सवाल, तगड़ा सवाल टेस्ट हुआ 8 से 10 नंबर का। इस दफ़ा आया, मे बी स्मॉल क्वेश्चन में आ जाए या मे बी IAS 16 के साथ मिला के आ जाए, और हो सकता है कि सर MCQs के अंदर इससे 2-3 MCQs उठ के आ जाए, तो देख लीजिएगा इसको। गवर्नमेंट ग्रांट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत तरीके और तमीज़ से स्टैंडर्ड को देख के जाना। और इस स्टैंडर्ड के अंदर जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि क्या चीज़ गवर्नमेंट ग्रांट है, क्या चीज़ नहीं है, असिस्टेंस क्या है, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, किस चीज़ को डिस्क्लोज करना है, किस चीज़ को डिस्क्लोज भी नहीं करना, ये ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, इसका इंटरेक्शन इम्पेयरमेंट के साथ ज़रूर देख लेना, ख़ास तौर पे जब हमने एक ग्रांट मिली हुई हमें, और वो ग्रांट जो है वो हमने उठा के सर एसेट की कॉस्ट में से नेट कर दिए, और बाद में गवर्नमेंट ने हमसे वो ग्रांट वापस मांग ली, तो इससे हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाती है, और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो है वो उसमें फिर बाद में पता चल सकता है कि रिकवरेबल अमाउंट हमारी कैरिंग अमाउंट से कम है और इम्पेयरमेंट हमें रिकॉर्ड करना पड़ सकती है। फिर इसका इंटरेक्शन IAS 41 के साथ ज़रूर देख लीजिएगा। तमाम ग्रांट्स को जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो इनकम में लेके जा रहे होते हैं, सिवाय उन ग्रांट्स के जो बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड हों, ठीक है जी। उन ग्रांट्स को आप लेकर जाते हो पीएनएल में जब सारी कंडीशन और सारा टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। एक दुम्बे बकरों के लिए अगर आपको ग्रांट मिली हुई है तो आप वो डे 1 पे अपने पास डेफर्ड ग्रांट के तौर पे रिकॉर्ड करोगे, जब सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, टाइम पूरा हो जाएगा, सारा एक साथ आप पीएनएल में लेके जाओगे, ये देख लीजिएगा, ठीक है जी। IAS 36 लास्ट टाइम अच्छा सवाल आया, इस दफ़ा रिवर्सल पे अच्छे से काम करके जाना, रिवर्सल पे छोटे क्वेश्चंस देख लेना। और एक सर हमारे पास यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने इम्पेयरमेंट का रिवर्सल सिखाया है रीवैल्यूड एसेट का, ठीक है जी। इट विल हार्डली टेक 7 to 8 मिनट्स, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिस्ट याद कर लीजिएगा कौन कौन से कैश फ्लोज आपने इंक्लूड नहीं करने वैल्यू इन यूज के अंदर, ठीक है जी। मे भी एक ऐसा सवाल टेस्ट हो जाए जिसके अंदर वो इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर चुका हो और आपको कहे कि यार इसको जो है वो सही करके दो, गलत कैलकुलेट हुआ है। IAS 40 सारे स्पेशलाइज्ड एरिया अच्छे से देख के जाना, स्विचेस देख के जाना, PP से IP में कब आ सकते हो, IP से PP में कब आ सकते हो, इन्वेंट्री से IP से इन्वेंट्री में कब आ सकते हो, जॉइंट यूज प्रॉपर्टी क्या होती है, आपका अल्लाह भला करे हमारे पास जो है वो जॉइंट यूज प्रॉपर्टी के अलावा एंसिलरी सर्विसेज का हिसाब किताब देख लेना। एक लिस्ट शुरू में ही स्टडी टेक्स्ट में दी हुई है, क्या चीज़ IP है और क्या नहीं है, 5 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्टी देना IP नहीं होता, ये MCQs में टेस्ट हो सकता है, ठीक है, ये देख के जाइएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर नोट IAS 16 के साथ मिला के आ सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हों वो IP से PP और PP से IP में आ रहे हैं और एग्जामिनर दोनों का नोट मांग ले, ठीक है जी, तो देख के जाइएगा। IAS 41 अच्छा स्टैंडर्ड है, तैयार करके जाना। खास तौर पे ये 8 नंबर 10 नंबर का टेस्ट हो सकता है। रिकन्सिलिएशन देख लेना, और थ्योरी के लिए बियरर प्लांट्स क्या होते हैं वो देख लीजिएगा। कब कब चीज़ों को मेजर किया जा सकता है, रिकग्निशन क्राइटेरिया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बायोलॉजिकल एसेट्स को कब कॉस्ट पे रखा जा सकता है एज अ सब्सटीट्यूट टू फेयर वैल्यू, ठीक है जी, ये ज़रूर देख के जाइएगा। रेशोज, अल्लाह के वास्ते एक पेज पे सारे रेशोज लिख दें,
उनकी कमेंट्री ध्यान में रखिएगा, रेशोज के फंक्शंस याद रख के जाइएगा। कमेंट्री इंशाल्लाह ताला एग्जाम में आप कुछ ना कुछ क्लिक कर लेंगे। एक डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया हुआ है कमेंट्री का, वो काफ़ी सारे ग्रुप से भी शेयर हुआ है, ठीक है जी। किसी भी टीचर का आपको मिल जाए आप उठा के उसको देख लीजिएगा और कमेंट्स आप उसमें से देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें। आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप अपने जहन में रखेंगे और इसको जब रिवीजन कर रहे होंगे तो उसको अच्छे तरीके से आप देख लेंगे। ऐसा है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम स्ट्रैटेजी के ऊपर, उस पर हम ज़रा सा बात कर लेते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, हम बात कर लेते हैं पेपर वाले दिन की स्ट्रैटेजी की। पेपर वाले दिन आपने इंश्योर करना है कि पिछली रात आप अपनी नींद पूरी करके जाएं, कम से कम 8 घंटे आप सो कर जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, ये 3-4 घंटे की नींद से अगर आप पेपर देने गए ना, तो जो चीज़ पूरे 6 महीने में लगातार 20 दफ़ा भी रिवाइज़ किए ना, पेपर में चांसेस देंगे तो भूल जाओगे। तो अगर आखिर में कोई 1-8 टॉपिक 2 टॉपिक रिवीजन रह भी गया ना, भाड़ में गया सो जाना, ठीक है जी। सुबह उठ के सुकून से आप पेपर देने चले जाना, चीज़ें याद आ जाएंगी। लेकिन उन 2 टॉपिक के चक्कर में 10 टॉपिक्स का बेड़ा गर्क मत करना, ठीक है। ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ एज अ बड़ा भाई, एज अ उस्ताद। खुदारा रात को नींद पूरी करके जाना। फिर आप कोशिश करें कि आप सुबह फजर में उठ जाएं, ठीक है जी। फजर की नमाज़ पढ़ें आप, ठीक है जी। और कोई 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक का एक शॉर्ट जो है वो स्टेंट करें। आप करेंगे कि आप उठाएं, कैलकुलेटर रखें, पेन रखें, कॉपी रखें। सुबह जिस दिन पेपर है, आइए 16 का एक ऐसा सवाल जो आपने कई दफ़ा किया हो, उठा लें, मुकम्मल सवाल पूरा सॉल्व करें, कॉपी पेन सामने रख के, कैलकुलेटर सामने रख के। दूसरा सवाल है कैश फ्लो, उसका उठाएं, मुकम्मल सॉल्व करें, मुकम्मल ऊपर से लेके नीचे तक सॉल्व करें। तीसरा सवाल एनपीओ का आधा पौना भी सॉल्व कर लिया, काम हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर लोगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। ये 1.5 घंटे कैलकुलेटर हाथ, दिमाग, मोटर अपनी फुल गर्म करके जाना, पेपर में धक्का स्टार्ट नहीं होगा। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, पेपर में शुरू में मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं, उनका 1.5 घंटा मोमेंटम बनाने में लग जाता है और आखिरी 1.5 घंटा फिर फायर फाइटिंग में लगता है और पेपर में पता चलता है जी 20 नंबर रह गए। तो शुरू में सुबह से जो है वो थोड़ी सी चीज़ों को पुश करके जाना, चीज़ें जो है वो तैयार करके जाना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और आपका दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन बेहतर करके जाना। सुबह कम से कम 2 सवाल मुकम्मल, कैलकुलेटर, पेन, कॉपी, मुकम्मल सॉल्व करना, डन। अब इसके बाद आप पहुंचते हैं जी पेपर में। पेपर आपके हाथ में आता है सर, आपने रीडिंग टाइम में कोशिश ये करनी है कि सारे एमसीक्यूज रीड कर लें और मार्क कर लें। इसमें से 10 में से 5-6 तो मुझे पक्के आते हैं। जैसे ही राइटिंग टाइम खुले पहले उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लेना जो आपको पक्के आते हैं, बाकियों को अटेम्प्ट मत करना, छोड़ देना, ठीक है जी। आगे आ जाना, कोशिश करना फर्स्ट आवर में 2.5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने निकाल लें। बेहतर है कि 3 निकाल लें, कमाल का काम हो जाएगा अगर आपने 3 निकाल ली। 2.5 निकाल लो, 3 निकाल लो, लेकिन कोशिश करो कि 25 नंबर आप पहले आर में कवर कर लो, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, सेकंड आर आपका चूंकि मोमेंटम बन चुका होगा, स्पीड डेवलप हो चुकी है, तो 2 लॉन्ग आपने करने और सैंडविच के तौर पे 1 शॉर्ट क्वेश्चन दरमियान में करना है। 1 लॉन्ग, 1 शॉर्ट और फिर 1 लॉन्ग, ठीक है जी। अगर इस दौरान आपने 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग मुकम्मल कर लिया और 1 लॉन्ग आधा पौना किया, आपको टेंशन नहीं। आपने कोशिश करना है कि 35 नंबर इससे निकाल लें। आखिरी घंटे में सबसे पहले आपने रिमेनिंग एमसीक्यू सॉल्व करने और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है और कोशिश ये करनी है कि जो आखिरी लॉन्ग है ना, इसके लिए आपके पास तकरीबन आइडियली 25 मिनट बचे हुए होने चाहिए। आइडियली 25 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट ही बचे हुए होंगे, काम हो जाएगा सर इंशाल्लाह आपका। बेहतरीन तरीके से आप पेपर कंप्लीट करके आ जाओगे, ठीक है जी। तो ये आपने स्ट्रैटेजी रखनी है। रीड ऑल एमसीक्यूज ड्यूरिंग दी रीडिंग टाइम, इमीडिएटली अटेम्प्ट द एमसीक्यूज दैट यू आर श्योर अबाउट कि यार मुझे इसका जवाब आता है, ठीक है जी। जिसमें आप श्योर नहीं हो, लीव इट टू द एंड, कोई मसला नहीं, आखिरी घंटे में हम कवर कर लेंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी योर टारगेट फॉर द फर्स्ट आवर। सेकंड आवर, ठीक है जी, योर मोमेंटम इज डेवलप्ड। नाउ आपने जो है वो 1 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, ये वो टाइम है, क्रूशल टाइम है। अगर आपने इसमें 2 बड़े भी निपटा दिया ना, कमाल हो जाएगा सर। लास्ट आवर में आपने 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, मे बी 1 शॉर्ट, मे बी 2 शॉर्ट आपको करना पड़ जाए, और रिमेनिंग एमसीक्यूज विल हार्डली टेक 5 to 6 मिनट्स, मे बी 8 to 10 मिनट्स। एंड रिमेनिंग टाइम में आपको 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग करना है। कीप इन माइंड यू हैव टू लीव एट लीस्ट 25 मिनट्स फॉर द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन। और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है अगर आप स्ट्रैटेजी से चलोगे, ठीक है जी, ये दोनों स्ट्रैटेजीज अगर आप फॉलो करोगे, इंशाल्लाह पेपर में आप अच्छा काम करके आ जाओगे, इंशाल्लाह पेपर पूरा करके आ जाओगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स,
याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में 100 नंबर से आमतौर पे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं अकाउंटिंग और नंबर्स वाले पेपर के अंदर, ठीक है जी। तो आपको मिसाल के तौर पर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन, आपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन में गलतियां भी कर दी ना एक दो, तो भी चांसेस हैं कि आपको 20 पूरे मिल जाएं, क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल मार्क्स शायद 22-23 हो, ठीक है जी। तो आप खुदारा कोशिश ये कीजिएगा कि आपने अगर एक सवाल को काफ़ी हद तक कर लिया है और उस पर जो अलॉटेड टाइम है 1.5 मिनट 1.8 मिनट्स का पर मार्क वो पूरा हो चुका है ना, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। मे भी आप उसमें ऑलरेडी 90-95% मार्क्स ले चुके हैं और आखिरी में आप उस पर 2-4 मिनट 5 मिनट लगाने से कोई आपको मार्जिनल मार्क्स ज़्यादा मिले नहीं, नुकसान कर दो, आप अगले सवाल पे मूव कर जाओ, ठीक है जी। कोशिश करें कि 90-95% पेपर कंप्लीट करके आएँ, चाहे सही हो चाहे गलत हो, पेपर मुकम्मल करके आना है, छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है जी। फिर अगर 4 से 5 क्वेश्चन छोटे बड़े आपके हिट हो जाते, ओहो 1-2 बड़े हिट हो गए, 3-4 छोटे हिट हो गए, पास हो गया सर इंशाल्लाह पेपर आपका, ठीक है जी। क्योंकि इतने सवाल अगर अच्छे हो जाएं तो 50 नंबर निकल आते हैं उसमें से, ठीक है जी। तो सारे अच्छे नहीं हो पाएंगे, मैं आपको आज बता दूं। ये इंटरमीडिएट का पेपर नहीं है, ए लेवल्स ओ लेवल्स का पेपर नहीं है, 100% चीजें नहीं होंगी। मे बी 20 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन, 20 नंबर तक के क्वेश्चन ऐसे हो पेपर में जहां आपको लगे कि यार मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैंने तो इसकी तैयारी नहीं की है, या चीज को मैंने पॉलिश नहीं किया, या पता नहीं क्या उठ के आ गया है। प्रोफेशनल एग्जाम्स में ऐसी चीजें होती हैं। आप सुकून से बैठ के अपने बाकी के पेपर को अच्छे से कर लेना, इसमें हाथ पांव मार लेना, निकल जाओगे। जो बच्चा 90-95% पेपर करके आ गया और उसमें 4-5 अच्छे तगड़े सवाल ठीक करके आ गया, सर अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि वो आराम से पेपर पास कर ले, ठीक है जी। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने 5-5.5 महीने जम के मेहनत की है, ठीक है जी। आखिरी दिन ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करना, ये जो है ना वो प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। आई होप आपके लिए अल्लाह मामला आसान करे, ठीक है जी। सुबह निकलते हुए जाएं, सदका देते हुए जाएं, ज़रूर सदका दें, सदका बलाओं को टालता है। पेपर जब शुरू करें दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करें, और पेपर के दौरान जब आपको फील होने लगे कि आप ब्लैंक हो रहे हो, जो है ना वो मेंटल फॉग आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, 2 मिनट के लिए अपना पेन रखो और दुरूद शरीफ का विरद करो। अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ में इतनी ताकत रखी है कि भूली हुई चीज़ें इंसान को याद आ जाती है, और सुकून में रहना, सुकून में रहना, सुकून में रहना, ठीक है जी। जितना ज़्यादा आप पुरसुकून होकर पेपर देंगे उतना चांसेस है कि आप पेपर पूरा करके आओ। पैनिक नहीं करना पेपर में, नहीं आते ना, मैं आपको कहता हूँ 50 नंबर नहीं आते ना पेपर में, तब भी पैनिक नहीं करो, तसल्ली से करो। 50 जो आते हैं पहले वो निपटा दो, फिर बाकी के 50 में अगर सुकून में होगे ना, हाथ पाँव मारोगे, निकल जाएगा पेपर। मैं हर पेपर ये सोच के देता था, अल्लाह तूने यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं तो इधर तक भी पहुँचने के काबिल नहीं था, मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचता, तूने यहाँ तक पहुँचा दिया, मुश्किल है, कोई टेंशन नहीं है अल्लाह, तूने यहाँ तक पहुँचा दिया, मेहनत करेंगे, इसके अंदर हाथ पाँव मारेंगे। हाथ पाँव मारते थे, अल्लाह रास्ता दे देता था, निकल जाते थे। आप लोगों से भी यही उम्मीद, अपने वालिदैन से दुआएं लें और अल्लाह करे कि आप लोग का मामला आसान हो। मैंने, हमारी टीम ने आपके साथ भरपूर मेहनत की है, आई होप, और अल्लाह करे कि वो आपके काम आए, अल्लाह करे कि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। खुश रहो मेरे बच्चों, आबाद रहो, अल्लाह तुम सबको कामयाब करे और तुम सबकी मेहनत अल्लाह ताला तुम्हारे सामने रखे, किसी की भी मेहनत अल्लाह रायगा नहीं जाने दे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सूरह कुरैश की तलावत ज़रूर करना पेपर के स्टार्ट पे।